स्वागत है आपका जीसीसी कोचिंग क्लासेस में। मैं इरशाद एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। हमने लास्ट 2 क्लास में बात की थी ज्योग्राफी के बारे में सामान्य जानकारी, और अब हम बात करने जा रहे हैं भौतिक भूगोल की एक यूनिट है जलवायु विज्ञान, उसके बारे में हम बात करेंगे। जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। इस क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत आरपीसी स्कूल लेक्चरर के सेकंड पेपर में जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक डाले गए हैं हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो आरपीसी स्कूल लेक्चरर का है। इसके अलावा ये टॉपिक आपको यूजीसी नेट में भी मिलेंगे, बीए में भी मिलेंगे, और बीए बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें भी है, +1 में भी है। सभी में पटवारी, रीट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं उनमें काम आएंगे। देखेंगे आरपीसी स्कूल लेक्चरर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक डाले हुए हैं। देखिए आरपीसी के सिलेबस में 3 लेवल दिए हुए हैं। एक सीनियर सेकेंडरी लेवल है, एक ग्रेजुएशन लेवल है यूजी अंडर ग्रेजुएशन, और एक है पीजी का पोस्ट ग्रेजुएशन। सीनियर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक डाले गए हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटोलॉजी, और इसके अंतर्गत पहला टॉपिक जो डाला हुआ है वो डाला हुआ है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हमें वायुमंडल की संरचना और संगठन के बारे में अध्ययन करना है। सेकंड टॉपिक जो डाला हुआ है वो डाला हुआ है इंसोलेशन एंड हीट बजट। इंसोलेशन, सूर्यताप एंड हीट बजट, उष्मा बजट। उष्मा बजट किसका? पृथ्वी के उष्मा बजट के बारे में बताया गया है। तीसरा टॉपिक क्या कहता है? मेजर क्लाइमेट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों के बारे में हमें बताना है। तो ये जो 3 टॉपिक हैं ये हम सीनियर सेकेंडरी लेवल के अकॉर्डिंग करेंगे। इसके बाद में यूजी के कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे यूजी का पहला टॉपिक जो आता है वो आता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जेंस का मतलब होता है विलोमता या प्रतिलोम। किसका? टेम्परेचर, तापमान का। तापमान प्रतिलोम, ये जो टॉपिक है ये हमें सीनियर सेकेंडरी लेवल के हिसाब से नहीं पढ़ना है, बल्कि अंडर ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इसके बाद में सेकंड जो टॉपिक आता है आपका प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सर्कुलेशन। हमें प्रेशर बेल्ट्स, वायुदाब पेटियां और पवनों के बारे में अध्ययन करना है, अर्थात पवन और वायुदाब का जो मैटर है उसके बारे में ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या क्या कौन कौन सी पेटियां हैं, कौन कौन से पवनों के प्रकार हैं और किस प्रकार इफेक्ट करती हैं। इसके बाद में तीसरा जो टॉपिक डाला हुआ है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ climate of the world, Köppen and Thorndike। हमें क्लासिफिकेशन देखना है, जलवायु का जो वर्गीकरण है, विश्व की जलवायु का जो वर्गीकरण है वो देखना है हमें। कोपेन और थॉर्नडाइक 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने किस प्रकार से जलवायु का वर्गीकरण दर्शाया, इनके बारे। तो चलिए हम सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इसकी हम
स्ट्रक्चर देखेंगे और इसका हम कंपोजिशन देखेंगे। सबसे पहले हम कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे और कंपोजिशन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित है। कंपोजिशन जिसको हम कहते हैं संगठन, वायुमंडल की बात करेंगे हम, तो वायुमंडल के संगठन के बारे में देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। उससे पहले हम डिफाइन करेंगे वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को। वायुमंडल क्या होता है, देखिए ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर, इस पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण होता है, ये गैसीय आवरण, ये गैसीय आवरण किससे जुड़ा होता है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जुड़ा होता है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वायुमंडल बोलते हैं। और इस वायुमंडल की कुछ सीमाएं हैं, अलग अलग सीमाएं हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, धरातल से आप 32 किलोमीटर अपर जाएंगे तो इस वायुमंडल का 99% भाग कवर हो जाता है। वहीं मैं बात करूं, एक व्यक्ति हैं स्ट्रोलर। स्ट्रोलर क्या कहते हैं, स्ट्रोलर कहते हैं कि आप 29 किलोमीटर ऊपर जाइए और इस 29 किलोमीटर में वायुमंडल का 97% भाग कवर हो जाता है। वहीं एक कंसेप्ट ये भी आती है कि आप 12 किलोमीटर ऊपर जाइए धरातल से तो 75% वायुमंडल का भाग कवर हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट और आती है, इसमें बताया जाता है कि 100 किलोमीटर ऊपर जाने पर एक लाइन आती है जिसको कहते हैं कार्बन लाइन। इस लाइन तक वायुमंडल का 99.99% भाग कवर हो जाता है। तो ये कुछ सामान्य सी वायुमंडल के बारे में जानकारी थी। अब हम देखेंगे इसके संगठन के बारे में। इसके संगठन में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित की गई हैं। देखिए, सबसे पहले आता है गैस, उसके बाद में 2 नंबर पर है जलवाष्प और 3 नंबर पर है धूलकण। तो सबसे पहले हम देखेंगे गैसें, कौन कौन सी गैसें वायुमंडल में स्थित हैं। और इन गैसों का हम आयतन भी देखेंगे और इसका भार भी देखेंगे कि इसका आयतन कितना है और भार कितना है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। यहाँ जो भार दे रखा है ये भार है अणुभार, और यहाँ आयतन का मतलब है फैलाव, कितने फैलाव में है। देखिए, सबसे पहले आता है एक गैस आती है नाइट्रोजन, जिसका आयतन पाया जाता है 78.08%, लेकिन इसका भार जो पाया जाता है वो पाया जाता है 75.52%। उसके बाद में सेकंड आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाई जाती है 20.94% और इसका जो भार पाया जाता है वो पाया जाता है 23.14%। इसके बाद में तीसरी गैस आती है ऑर्गन, जिसका आयतन पाया जाता है 0.93 और इसका भार पाया जाता है 1.28%। अप्रोक्सीमेटली यही सब मिलता है। इसके बाद में चौथी जो महत्वपूर्ण गैस आती है वो आती है आपके कार्बन डाई ऑक्साइड। इसका जो आयतन मिलता है वो मिलता है 0.03। कई बार हम गलती कर देते हैं, हम ये सोचते हैं कि 0.003 है। जी नहीं, ये नहीं है, बल्कि 0.03 इसका सही आयतन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसके बाद में इसका भार कितना है, इसका भार है 0.04। इसके अलावा भी कुछ गैसें हैं, ये प्रमुख गैसें हैं, इनके आयतन और भार बहुत जरूरी है याद रखना। इसके अलावा जो गैसें हैं वो हैं नियोन, क्रिप्टॉन,
हीलियम, जेनॉन, ओजोन और हाइड्रोजन। ये सीक्वेंस से सारी गैसें हैं आयतन के अकॉर्डिंग। पहले चार प्रमुख ये तो याद रखनी है, इसके बाद में नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, जेनॉन, ओजोन और हाइड्रोजन। ये सीक्वेंस से हैं, इनके आयतन भी इसी क्रम में हैं। जैसे नियोन का है 0.002, क्रिप्टॉन का है 0.001, हीलियम का है 0.005 और जेनॉन का है 0.4 × 09 और ओजोन का है 4 × 06 और हाइड्रोजन का लास्ट है 0.4 × 05। इस प्रकार से आयतन है, इसी के अकॉर्डिंग आपको याद करने हैं। और एक छोटी सी ट्रिक है, निक हिज ओहा, निक हिज ओहा। ऐसी ट्रिक्स आप भी बना सकते हैं, लेकिन लिमिटेड बनाइए। हर चीज की कोई ट्रिक नहीं होती है। कुछ ऐसी चीजें होती है, कंजेक्टिव होती हैं, जिनके हमें याद नहीं होता है, उनकी ट्रिक्स बनाई जाती हैं और अपने अकॉर्डिंग से जितनी बनाओगे उतना ही बेस्ट होता है। तो ये थी गैसें। गैसों के बारे में एक कंसेप्ट और भी आती है। कई बार यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं कि कितने किलोमीटर में कौन सी गैस फैली हुई है। देखिए, एक सामान्य सा वर्गीकरण है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि कौन सी गैस कितने किलोमीटर तक उसकी सांद्रता अधिक पाई जाती है। देखिए, 20 किलोमीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड, 20 किलोमीटर तक CO2 पाई जाती है। इससे ऊपर की बात करेंगे तो आती है 100 किलोमीटर तक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दोनों गैसें 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। इससे ऊपर 125 किलोमीटर की बात करेंगे तो मिलेगी आपको हाइड्रोजन, और इससे ऊपर 125 किलोमीटर से अपर अबो मिलेगी आपको हीलियम और मीथेन, दोनों गैसें। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, नीचे CO2, फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन और फिर हीलियम और मीथेन। इसी प्रकार से आपको याद करना है। इसके बाद में हम बात करेंगे जलवाष्प के बारे में। देखिए, जलवाष्प की बात करते हैं हम तो इसकी मात्रा की बात करेंगे सबसे पहले। देखिए, जलवाष्प की अधिकतम मात्रा और न्यूनतम मात्रा कितनी पाई जाती है और औसत कितनी पाई जाती है, ये देखेंगे। देखिए, विश्व की बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जलवाष्प की मात्रा 4% या 5% पाई जाती है। वहीं मैं बात करूं ध्रुवों की 90 डिग्री की, तो वहां पर जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है 0%। इसी क्रम में हम नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो यही सीक्वेंस है। तो हमें यह पता चल रहा है कि जलवाष्प की जो अधिकतम मात्रा वो 4% या हम कह सकते हैं 5%, और न्यूनतम मात्रा कितनी है 0%। और औसत की बात करेंगे तो औसत मात्रा पाई जाती है 2%। वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा पाई जाती है कितनी, 2%। अब हमें एक कंसेप्ट क्लियर हो गई कि ये जो अधिक तापमान वाला क्षेत्र है वहां पर जलवाष्प की मात्रा अधिक, और ये न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र है यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा कम पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जलवाष्प की मात्रा परिवर्तित होती है किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग। और हम ये भी कह सकते हैं कि जलवाष्प की मात्रा ऋतु विशेष के अनुसार भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। देखिए, ऋतु विशेष के अनुसार क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में जलवाष्प की मात्रा अधिक और शीत ऋतु में जलवाष्प की मात्रा न्यून पाई जाती है। वहीं क्षेत्रों की बात करेंगे तो आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, ये जो तटीय क्षेत्र हैं, इन तटीय क्षेत्रों में क्या होती है, जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। वहीं मैं बात करता हूँ अपर क्षेत्र में जो राजस्थान का है, यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा कम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है कम, क्योंकि यहाँ पर स्थलीय भाग आसपास और यहाँ का जो भाग है वो जलीय है, तटीय भाग है। इसके अकॉर्डिंग ये क्षेत्र विशेष के अनुसार भी परिवर्तित होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो जलवाष्प हैं
ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? याद रखना जी, ये जलवाष्प समस्त मौसमिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। समस्त मौसमी घटनाओं के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन है? जलवाष्प है। और इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? वायुमंडल में स्थिरता और अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। और वायुमंडल के अंतर्गत जलवाष्प की मात्रा देखिए, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, जलवाष्प की मात्रा क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। धरातल से ऊपर वायुमंडल की ऊंचाई पर जाओगे आप तो जलवाष्प की मात्रा क्या होगी? कम होगी। देखिए आपको एक क्लू देता हूं मैं। बताया जाता है कि 2 किलोमीटर ऊपर जाने पर जलवाष्प की मात्रा 50% पाई जाती है। वहीं मैं बात करता हूं 8 किलोमीटर ऊपर जाने पर जलवाष्प की मात्रा 90% पाई जाती है। अब देखिए 2 किलोमीटर में 50% और इस 2 से आगे 8 तक कितना किलोमीटर का डिफरेंस हो गया? 6 किलोमीटर का डिफरेंस हो गया ऊपर 2 से 8। और यहाँ कितना डिफरेंस हो गया? यहाँ तो 50 मिल रही है, ऊपर मिल जाएगी अधिकतम क्या होगी? 40। तो 6 किलोमीटर में 40% और यहाँ नीचे है 2 किलोमीटर में 50%। तो ऊंचाई के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? जलवाष्प की मात्रा कम हो रही है। अब देखेंगे हम कि जलवाष्प के द्वारा पृथ्वी पर तापमान कैसे बढ़ जाता है। एक स्टेटमेंट आता है कई बार कि जलवाष्प पृथ्वी पर कंबल की तरह कार्य करता है। कैसे करता है? देखिए, ये पृथ्वी है और यहाँ सूर्य है। ये यहाँ से पृथ्वी पर विकिरण आती हैं, यहाँ से सूर्य से पृथ्वी पर विकिरण आती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सौर्यक विकिरण। क्या बोलते हैं? सौर्यक विकिरण। और पृथ्वी से वापस कुछ किरणें विकिरणें जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण। या हम इनको ये कह सकते हैं कि ये होती है जी लघु तरंग और ये होती है दीर्घ तरंग। लघु और दीर्घ तरंग। अब जलवाष्प क्या कार्य करता है? ये है आपका जलवाष्प। अब देखिए सूर्य की जो किरणें हैं वो जलवाष्प से होकर कहाँ आ रही है? पृथ्वी पर आ रही है। यहाँ पृथ्वी पर आ रही है। लेकिन पृथ्वी से जो किरणें हैं वो यहीं रह जाती है, इससे बाहर यहाँ नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। तो ये यहाँ पर सूर्य की किरणें यहाँ से पृथ्वी पर आ गई तो इसको बोलते हैं पारदर्शी। सूर्य की विकिरणों के लिए जलवाष्प क्या हो गया? पारदर्शी हो गया। लेकिन ये पार्थिव विकिरणों को बाहर नहीं जाने देता है, तो जलवाष्प क्या हो गया यहाँ पर? अपारदर्शी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व वितरण की बात की थी हमने, तो देखिए कई बार माइनर सी चीज और पूछ लेता है। ये तो पता है हमें कि 0 डिग्री पर 4 और 90 पर 0% जलवाष्प की मात्रा होती, लेकिन वो यहां पूछ लेता है कई बार 30 डिग्री पर 2.6% जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। लेकिन वो क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है कर्क रेखा पर लगभग कितनी जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। तो देखिए नीचे यहां पर मैक्सिमम 4% था और यहाँ 30 डिग्री पर 2.6% है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो जलवाष्प की मात्रा मिलेगी वो मिलेगी 3% के आसपास कर्क रेखा पर। तो ऐसा कोई लगभग राउंड फिगर में आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे तो आप आसानी से 3% बिल्कुल नजदीक लगता है, तो ये आपका आंसर सही होगा। 50% पर क्या होता है? 50 डिग्री पर 50 डिग्री अक्षांश पर 0.9% जलवाष्प की मात्रा मिलती है। तो ये भी पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ अप्रोक्सीमेटली 1% शो हो रहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये था जलवाष्प के बारे में। अब हम बात करेंगे धूल कणों के बारे में। धूल कणों के अंतर्गत क्या होता है? ये धूल के जो कण होते हैं और नमक के जो कण होते हैं, ये क्या होते हैं?
आर्द्रताग्राही नाभिक केंद्र होते हैं। आर्द्रताग्राही नाभिक केंद्र का मतलब है कि इनके चारों ओर छोटे छोटे जल की बूंदें जमनी शुरू हो जाती हैं, इसी को कहते हैं आर्द्रता नाभिक केंद्र। और ये धूल कण क्या करते हैं, मान लो ये धूल कण है और यहां से सूर्य की किरणें आई, जैसे इस धूल कण पे पड़ी तो क्या होगा, इस विकिरण का प्रकीर्णन हो जाएगा, ये प्रकाश क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो धूल कणों के कारण क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और कई बार और माइनर सी चीज पूछ लेता है कि कौन सा प्रकीर्णन, इस प्रकीर्णन के, स्कैटरिंग के कई प्रकार होते हैं, उनमें से कौन सा प्रकार है जो आकाश में नीला रंग शो करता है। तो उसका जो प्रकीर्णन का प्रकार है वो रेले प्रकीर्णन है, जिसके कारण आकाश में नीला रंग दिखाई देता है। इसके मेजर क्लासिफिकेशन में कई बार ये पूछता है कि प्रकीर्णन के वैसे दो टाइप है, चयनात्मक और अचयनात्मक। चयनात्मक प्रकीर्णन के द्वारा आकाश में नीला दिखाई देता है रंग, और अचयनात्मक प्रकीर्णन के द्वारा सफेद रंग दिखाई देता है। कब देता है, जब कोहरा होता है, कोहरे के समय सफेद रंग दिखाई देता है, वो अचयनात्मक प्रकीर्णन। और चयनात्मक प्रकीर्णन में क्या होता है, आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। तो आशा करता हूं कि आपको वायुमंडल के संगठन के बारे में अधिक जानकारी मिली है, और इस वीडियो को आराम से देखिए और समझिए। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, किसी स्टेटमेंट में दिक्कत है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।